गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। सर। गुड इवनिंग। आवाज मेरी क्लियर है ना आप लोगों को? यस यस सर, सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, मैंने लिखने को कुछ बोला था आप लोगों से, और लिखा आप लोगों ने, कुछ लोगों ने लिखा भेजा, कुछ लोगों ने अभी भी सर नहीं मैं लिखा। सर मैं आपको क्लास के बाद भेजता हूँ सर। ठीक ठीक ठीक। अभिषेक जी आपको क्लियर हो रहा है ना जो भी हम लोग पढ़ रहे हाँ सर, क्लियर हो रहा है, बस वो थोड़ा बैकलॉग हो जाता है ऑफिस वगैरह की वजह से, बस वही हैं? थोड़ा सा हाँ। परेशान करता है। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वो सब कवर करते रहिए धीमे धीमे, है ना? हाँ। जी सर। ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं। ये टॉपिक आज फिनिश करना है हम लोगों को। और हम लोगों ने कल जो हेरिटेज है उसके बारे में बात की थी, और बोला था कि जो हेरिटेज है वो दो टाइप्स की होती है। एक तो नेचुरल हेरिटेज होती है, और दूसरी हमारे पास कल्चरल हेरिटेज होती है। ठीक है। फिर हम लोगों ने ये देखा था कल की क्लास में कि इस हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए क्या किया जाना जरूरी है। कंजर्व क्यों, क्या किया जाना जरूरी है, वो तो हम लोग को आज देखना है। हम लोगों ने देखा था कि कंजर्व करने की जरूरत क्यों है, क्यों संरक्षित करना चाहिए, है ना? और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात क्लियर भी हुई थी कि आखिरकार इस हेरिटेज का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। इस कंजर्वेशन के रास्ते में आने वाली चुनौतियां, यानी कि जो बॉटलनेक्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। हेरिटेज क्या होती है ये भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, कुसुम जी मेरी आवाज सुन रही हैं? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मुझे बताइए कि ये जो हेरिटेजेस हैं, जो सांस्कृतिक जो विरासत है और ये जो प्राकृतिक विरासत है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं क्या? जी सर। कैसे? जैसे मतलब कोई विचार होता है, तो हम्म। विचार जो है हमारी संस्कृति है, अमूर्त है। लेकिन हम्म। जब हम मान लीजिए किसी बिल्डिंग बनाने का हमारे अंदर विचार आया, तो हम्म। ये हमारी संस्कृति होगी। लेकिन अगर हमने वो बिल्डिंग बना देते हैं तो वो हमारी जो है हम्म। वो कहलाती है, मतलब मूर्त रूप हो जाता है उसका। हाँ, देखिए बेसिकली क्या, थोड़ा सा इसको और करेक्ट करने की जरूरत है। अब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं, है ना? थोड़ा सा और करेक्ट करने की जरूरत है। नीरू जी बताएंगे कुछ? जी सर। सर, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत जो हमारी ये भारतीय विरासत जो है वो कनेक्टेड है, क्योंकि जो भारतीय प्राचीन संस्कृति है वो प्रकृति से उसके साथ मतलब प्रकृति के साथ निकट संबंध रहा है। तो इस वजह से जो भी हमारी जो सांस्कृतिक विरासत डेवलप हुई है वो प्राकृतिक विरासत के मतलब समामेलन या उसके साथ से मतलब हम्म। सहयोग से विकसित हुई है। ठीक है। बिल्कुल सही, कुसुम जी ने भी लगभग यही बताया, आपने भी यही बताया। लेकिन ये जो चीज है, जो हम लोग बात कर रहे हैं, आप बता रही हैं, ये तब तक एक कंप्लीट आंसर नहीं माना जाएगा जब तक कि आप इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, कोई इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकता है? रत्न शंकर जी सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी जी सर, जैसे हाँ। कि अगर कल्चरल कम नेचुरल हेरिटेज की बात करें सर, तो बांधवगढ़ हो सकता है। और यूनेस्को में तो नहीं है, लेकिन बांधवगढ़ चूंकि नेचुरल हेरिटेज है, लेकिन वहाँ पे कल्चरल जैसे भगवान विष्णु की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी मिलती हैं। हम्म। और दूसरा सर कंचनजंगा खुद है, क्योंकि जो हमारा जो उसकी वेसिनिटी है हम्म। उसमें बहुत सारे ट्राइबल कल्चर्स भी हैं। तो हम्म। वो भी अपने आप में हमारा कल्चरल हेरिटेज तो है ही। हम्म। और हमारा जो अगर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट देखें तो वो नेचुरल हेरिटेज को कल्चरल हेरिटेज को अलग करता है। लेकिन इंडियन कॉन्सेप्ट में नेचर और कल्चर दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हाँ, यद्यपि कि ये जो अगर भी ये सर जो अभी आपने बोला कि अन्योन्याश्रित संबंध है नेचुरल हेरिटेज का और कल्चरल हेरिटेज का, इसी को जी एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की बात कर रहा हूँ। सर जी जी नमामि गंगे सर ले सकते नमामि गंगे ले सकते हैं। नमामि गंगे, नमामि गंगे तो बेसिकली एक योजना हो गई। नमामि गंगे बेसिकली संरक्षण की भी योजना हो गई कि गंगा हमारी एक 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 हेरिटेज है, और उस हेरिटेज के कंजर्वेशन के लिए नमामि गंगे अभियान चलाया गया, जिसमें गंगा की स्वच्छता वगैरह से संबंधित बाकी चीजें हैं। तो उसको जब हम संरक्षण वाली बात पढ़ेंगे तो वहां पर ले सकते हैं। नमामि गंगे अपने आप में एक हेरिटेज थोड़ी ना है। सर, ऐसे सर है कि मैं जैसे भारतीय जैसे फॉर एग्जांपल सर, जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पर्टिकुलरली जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, हम्म। तो वहां पे चाहे वो खजुराहो हो, चाहे मुढेरा हो, चाहे हम्म। वो रानी का बाग हो, हम्म। वहां पे ऐसा ही जो बैट्स वगैरह है उनका भी संरक्षण करती है।
लेकिन ये एकदम सर एग्जैक्ट नहीं होगा जो आप पूछना चाह रहे हैं। हाँ, आप मुझे लग रहा है एक कि वो कल एग्जाम्पल पूछना सर चाह रहे हैं कि हाँ, ऐसी एक साइट बताओ जहाँ पे नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज एक साथ हो। नहीं 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 सर Am I right, sir? मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ नहीं। सर। सर ये ऐसे होगा जैसे कि ये भारत का जो हम प्राकृतिक चीज वो देखें, मतलब टेरेन देखें, हम्म तो यहाँ पे जैसे कि नदियों की बहुलता है, ठीक तो है। हम ऐसे कह सकते हैं कि नदियों की बहुलता है, तो नदियों को क्योंकि जैसे हमारी प्राचीन इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो वो नदी के हम्म किनारे थी, और महत्वपूर्ण ज्यादातर सिविलाइजेशन जो है नदियों के किनारे हैं, तो उससे संबंध स्थापित करने के लिए हमने नदियों को, मतलब वही जो कल आपने एग्जांपल दिया था, जैसे हाँ कि हमने उसको देवी का दर्जा दे दिया, माँ का दर्जा दे दिया, और उसको पूजा उपासना से जोड़ दिया, हाँ और उसके साथ सर साथ जैसे मेले लगने लगे, हाँ और ये इस तरह की चीजें लिख सकते हैं। हाँ, सर बिल्कुल ज, बिल्कुल। ज, सर बोलिए जैसे कुसुम जी। जैसे वृक्ष होते हैं, वृक्ष हम्म तो प्राकृतिक है, लेकिन हम्म वृक्षों की पूजा करना ये हमारी संस्कृति है। मुझे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही यही बात मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वैसे तो प्राकृतिक हेरिटेज की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन एक सेंटेंस मैंने बोला था पिछली क्लास में। मैंने ही बताया था कि भारतीय संस्कृति में हमेशा प्रकृति से निकटता की बात की गई है, और इस प्रकृति की निकटता की वजह से हम उन प्राकृतिक जो चीजें हैं, उन प्राकृतिक चीजों को अपनी संस्कृति में ले आए हैं। जैसे गंगा एक नदी है और एक हमारी एक नेचुरल हेरिटेज है, लेकिन हमने उसको अपनी संस्कृति में शामिल कर लिया, उसको देवी का दर्जा दिया, माँ का दर्जा दिया, और गंगा को एक एक कल्चरल हेरिटेज के रूप में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा ही हम पशु पक्षियों की पूजा करते हैं, तो वो पशु पक्षी वैसे तो नेचुरल हेरिटेज है, लेकिन जब उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, उनकी उपासना शुरू कर दिया, उनको एक सिंबल बना दिया हमने, ठीक है, तो वो एक कल्चरल हेरिटेज के रूप में भी हमारे सामने आ गए। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में नेचुरल हेरिटेज और जो कल्चरल हेरिटेज है, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, अंतर्गुंथित है, या हम ये बोल सकते हैं कि इंटर कनेक्टेड है। ठीक क्यों? इसका एक मेन रीजन ये है कि हम प्रकृति के साथ निकटता स्थापित करने की बात शुरुआत से करते रहे हैं, प्राचीन काल से करते रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो अपने आप में प्राकृतिक हेरिटेज के साथ साथ कल्चरल हेरिटेज भी है। ठीक है, तो ये चीज अभी हम लोग अभी जब इसकी आंसर राइटिंग करेंगे तो इसको और क्लियरली देखेंगे। फिलहाल इस बात को यहीं पर रोक के हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक, तो इतने डिस्कशन से बेसिकली ये इसलिए हो जाता है कि इससे पता चल जाता है कि क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है और क्या लेवल उस अंडरस्टैंडिंग का है। ठीक है, तो बिल्कुल सही, सबने लगभग अच्छा बताया। थोड़ा बहुत अलग अलग था, लेकिन अलग अलग होना फिर एक जैसा ही हो जाएगा तो फिर फायदा क्या, फिर सबका दिमाग एक ही जैसा हो गया ना। ठीक है, डाइवर्सिटीज भी तो होनी चाहिए विचारों के एक्सप्रेशन में, है ना। ठीक है, तो आज हम लोग आगे चलते हैं और आज हम लोग बात करेंगे कि, और मैंने आपको लिखने को भी इसी इसी चीज को दिया था कि आखिरकार इन जो हेरिटेज है, इस हेरिटेज के कंजर्वेशन के लिए क्या उपाय किए गए हैं, यानी कि विरासत या धरोहर या हेरिटेज के संरक्षण के उपाय। ठीक, अब विरासत या हेरिटेज के संरक्षण के उपाय अगर हम लोग देखें तो दो लेवल्स पे हैं। एक लेवल है हमारे पास सरकार के लेवल पर, यानी कि गवर्नमेंट के लेवल पे, और दूसरा हमारे पास किसके लेवल पर है, हमारे और आपके लेवल पर, यानी कि आम जनता के लेवल पर। क्या आम जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सारी जिम्मेदारी सरकार की है। अभी मैं 2-3 दिन पहले न्यूज, आजकल तो चुनाव का समय है ना, तो जो यूट्यूब वगैरह है उसमें बिल्कुल बाढ़ आई हुई है सरकार के पक्ष में और सरकार के विपक्ष में चीजें दिखाने के लिए। तो एक प्रोग्राम मैं देख रहा था, वहां पर गंगा के बारे में बताया जा रहा था कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, और गंगा अभी भी साफ नहीं हुई। तो यहाँ पर एक बात ये भी निकल के आती है ना कि गंगा के साफ करने की जिम्मेदारी क्या केवल सरकार की है ना, कि जनता की कोई उसमें योगदान नहीं होना चाहिए? अगर सरकार अपने प्रयास कर रही है और उसके बावजूद भी गंगा में लोग गंदगी डाल रहे हैं, गंगा के किनारे नहा रहे हैं, वो भी साबुन लगा के नहा रहे हैं, गंगा के किनारे कपड़े धो रहे हैं, गंगा के किनारे गंदगी फैला रहे हैं, घर में पूजा के फूल निकल के उनको इकट्ठा करते और जाके गंगा में प्रवाहित कर दिया, शव प्रवाहित कर दिए, तो ये चीजों को सरकार किस लेवल तक जाके रोक सकती है ना। तो आम जनता, इनफैक्ट बोलिए। इनफैक्ट सर फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है। बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है, लेकिन बात यही है कि आज का जो इंसान है, और आज का इंसान ही क्यों, शुरुआत से ही इंसान जो है वो हमेशा लेने पर विश्वास करता है, देने पर विश्वास नहीं करता। हमको हमेशा राइट्स चाहिए, हमको लायबिलिटीज नहीं चाहिए। ये ह्यूमन नेचर है। आप इस बात से सहमत है कि नहीं है?
यस सर। है ना। जी सर। तो जहां पर राइट्स की बात आती है तो हम खुशी खुशी धरना प्रदर्शन भी करने लगेंगे कि ये हमारा राइट और हमको नहीं मिल रहा, लेकिन जहां पर ड्यूटीज की बात आती है तो हम बिल में घुस जाते हैं। ठीक। तो बात वही है, ड्यूटीज में डाला गया है लेकिन फिर भी इंसान अपनी ड्यूटी नहीं समझता और वो हर चीज पर किसी दूसरे को ब्लेम करने की कोशिश करता रहता है। और कोई भी सरकार हो, वो सरकार जनता का एक सॉफ्ट टारगेट होते कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। खैर वो एक अलग बात है कहने की। हम लोग बात करते हैं विरासत के संरक्षण के उपाय। तो पहले हम बात करेंगे सरकार ने क्या उपाय किए हैं, फिर आम जनता की क्या जिम्मेदारी बनती है उसकी बात करेंगे। सरकार के उपायों की बात करें तो सरकार के लेवल पर, सरकार का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है, सरकार का मतलब हम यहाँ पर स्टेट मान सकते हैं, ठीक है, राज्य मान सकते हैं। ठीक, लिखने को सरकार भी लिखा जा सकता है लेकिन स्टेट या राज्य एक बेटर शब्द यहाँ पर रहेगा। अब जो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सरकार ने क्या उपाय किए, तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उपाय किए गए हैं, हमारे संविधान में साफ साफ कई सारे प्रोविजंस ऐसे डाल के रखे गए, कई सारे आर्टिकल्स ऐसे डाल के रखे गए जो इस बात पर जोर देते हैं कि ये जो विरासतें हैं इनका संरक्षण किया जाए। वो विरासतें हमारे पास नेचुरल हेरिटेजेस भी हो सकती हैं और वो हमारी जो कल्चरल हेरिटेजेस है उनके बारे में भी बात कही गई है। दूसरा, सरकार ने कई सारी योजनाएं इसके लिए चलाई हैं, कई सारे कानून भी इसके लिए बनाए हैं। तो ये अन्य प्रयासों में हम यहाँ पर डाल देंगे सरकार के। और फिर आम जनता की बात हम लोग कर लेंगे। तो एक एक करके इसको देखते हुए चलते हैं कि सरकार के जो संवैधानिक उपाय हैं वो कौन कौन से और योजनाएं। तो इसको अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरीके से पहले इसको ये एक चार्ट के द्वारा दिखा सकते हैं और चार्ट के द्वारा दिखाने के बाद फिर उसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, क्लियर। तो ये चार्ट मैंने बना दिया, थोड़ा सा यहाँ पर उतना क्लियरली बन भी नहीं पाता है क्योंकि ये चिकना रहता है इसका जो टैबलेट होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से बनाइएगा और प्लीज नोट करते जाइएगा जो भी चार्ट वगैरह बनाते जाऊंगे, है ना। ठीक है। तो संवैधानिक उपायों की बात अगर हम लोग करें तो हमारे संविधान में भी कई सारे प्रावधान है जो इस बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ड्यूटीज हैं और कौन, मतलब अलग अलग लोगों के ऊपर सरकार को कुछ जिम्मेदारी देकर रखी गई है, कुछ जिम्मेदारी आम जनता के ऊपर डाल के रखी गई है। तो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, उन निर्माताओं ने हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों में यानी कि फंडामेंटल राइट्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, संवैधानिक उपाय। हमारे फंडामेंटल राइट्स में, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और साथ ही साथ जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, इन फंडामेंटल ड्यूटीज में ये प्रोविजंस करके रखे हैं जिनमें ये कहा गया है कि हमारी विरासतों का, हमारी हेरिटेज का संरक्षण होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो आर्टिकल 29, जो अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 29 किसका पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। आर्टिकल 29 किसी को याद है आर्टिकल 29 किस बारे में बात करता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कुछ है। ठीक है। तो आर्टिकल 29 में स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 29 का क्लॉज 1, आर्टिकल 29 का क्लॉज 1 क्या कहता है, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूं। ये कहता है एनी सेक्शन ऑफ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना पॉलिटी में, सिटीजन्स residing in the territory of India, in the territory of India or of any part thereof having a distinct language, एक विशिष्ट भाषा, अलग भाषा है उसकी, लिपि है, स्क्रिप्ट और कल्चर of its own shall have the right to conserve the same। ठीक, यहां पर ये कहा जा रहा है
कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले किसी भी नागरिक वर्ग को, जिसकी अपनी खुद की एक खास भाषा है, खास उनको कोई लिपि, दिक्कत नहीं तुम्हारे तरफ से उसको चलाओ। खास लिपि है, या उसकी एक खास संस्कृति है, तो उसे उस भाषा को, उस लिपि को और अपनी उस खास संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। यानी कि उसका फंडामेंटल राइट है कि उसकी उस लैंग्वेज को, उसकी उस स्क्रिप्ट को और उसके उस कल्चर का संरक्षण किया जाए, ये उसका अधिकार है। और आप जानते हैं फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। होते हैं जस्टिसिएबल सर। होते हैं। जस्टिसिएबल का मतलब सबको पता है ना, कि आखिरकार जस्टिसिएबल का या प्रवर्तनीयता का, एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है, वाद योग्यता का मतलब क्या है? मतलब कि अगर उसको लगता है कि उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी स्क्रिप्ट है, उसका जो कल्चर है, उसको बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो वो कोर्ट जा सकता है और कोर्ट में जाके सरकार को बाध्य करवा सकता है कि सरकार ऐसा काम करे कि उसकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या और कल्चर वगैरह को कंजर्व किया जा सके, है ना। तो ये हाँ फंडामेंटल जी। राइट उसको देके रखा गया है। ठीक। और इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कल, की एक भाषा को बोलने वाले केवल 2 लोग बचे हैं, और जैसे ही वो 2 लोग में से किसी भी एक की मृत्यु हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो भाषा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये बात हम लोगों ने कल की थी। तो आर्टिकल 29 जो फंडामेंटल राइट का है संविधान में, वो भी इस इनके कंजर्वेशन की बात करता है। और ये लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर बेसिकली कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? ये अमूर्त प्राकृतिक विरासत है या सांस्कृतिक विरासत? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है। तो हिंदी मैंने आपको बता दी इसकी, किसी को हिंदी में दोबारा से सुनना है कि इसका मतलब क्या है? नहीं सर। सबको क्लियर ना? ठीक, मैं फिर भी एक बार बोल देता हूं कि आर्टिकल 29 का जो हिंदी वर्जन है वो ये कहता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले किसी भी नागरिक वर्ग, जिसकी अपनी एक विशिष्ट भाषा, विशिष्ट लिपि या विशिष्ट संस्कृति है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो अपनी उस भाषा, उस लिपि और उस संस्कृति का संरक्षण कर सकता है। ठीक है, उसको उसका अधिकार है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी इसके प्रोविजंस करके रखे गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान के कौन से भाग में है? सर 4। डीपीएसपी 4 सर। 4 में है। कौन से आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? सर 36 to 51। हाँ हाँ 36 to 36 to 51। तो डीपीएसपी में भी इसका प्रोविजन देके रखा गया। और डीपीएसपी में जो आर्टिकल 49 है, जी। आर्टिकल 49 है। आर्टिकल 49 अगर उसकी कोटिंग करते हो तो बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो क्या कहता है। वो कहता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी तो राज्य के कर्तव्य बताता है ना, कि राज्य की नीतियों के निर्धारण में कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो वो कहता है कि राज्य को अगर अपनी कोई स्कीम बनानी है तो उसको ये ध्यान रखना होगा, क्या, किस चीज का? प्रोटेक्शन ऑफ, राष्ट्रीय और हाँ राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, प्रोटेक्शन। बिल्कुल सही, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ, एक सेकंड, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों व वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है आर्टिकल 49 की। राज्य की ये ड्यूटी है कि जब वो अपनी नीतियां बनाए तो इन बातों पर भी ध्यान दें कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण किया जाए। ये डीपीएसपी में आर्टिकल 49 हमारे सामने कहता है। अब यहाँ पर बात आती है नेशनल इंपॉर्टेंस। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक क्या होते हैं? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक कौन होंगे, ये निर्धारित करने की जिम्मेदारी सरकार को देके रखी गई। और सरकार एक कानून बनाकर किसी भी मॉन्यूमेंट को, किसी भी प्लेस को और किसी भी ऑब्जेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट, प्लेस और ऑब्जेक्ट का दर्जा दे सकता है। ठीक है, और ऐसे स्थलों की संरक्षण के लिए डीपीएसपी में प्रावधान करके रखा गया है।
तो ये दूसरा जो था वो हमारे संविधान में बताया गया। और ऐसे ही आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A कोई जानता है आर्टिकल 51A बेसिकली किस बारे में बात करता है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है, यानी कि मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करता है। और ये हमारे संविधान में शुरुआत से शामिल नहीं था, बल्कि इसको बाद में एक समिति की संस्तुति पर, समिति की रिकमेंडेशन पर इसको इंक्लूड किया गया। वो समिति कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति। बलवंत राय मेहता तो नहीं थी? स्वर्ण सिंह समिति सर। हाँ, स्वर्ण सिंह समिति थी, और स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर इसको इंक्लूड किया गया था। तो इसी फंडामेंटल ड्यूटीज में कई सारे इसके क्लॉजेज हैं। तो इन्हीं फंडामेंटल ड्यूटीज में एक क्लॉज है सेक्शन आर्टिकल 51A की क्लॉज F। ये आर्टिकल 51A की क्लॉज F क्या कहती है? ये कहती है बेसिकली, ये क्या है? इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? टू वैल्यू एंड preserve the rich heritage, the value and preserve the rich heritage of our composite culture, यानी कि हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और इसका संरक्षण करें। ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि वो हमारी कंपोजिट कल्चर, यानी कि हमारी जो सामसिक संस्कृति है, उसकी गौरवशाली परंपरा का वो महत्व समझे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझे, उसका सम्मान करे और उसका संरक्षण भी करे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये जो डिटेल में हम लोग लेके चल रहे हैं, ये कब आपको लिखना है? अगर आपके पास पूछ लिया गया कि संरक्षण के उपाय बताइए, तो फिर तो आपको डिटेल सारे उपाय लिखने पड़ेंगे। तो फिर इतना डिटेल में नहीं जाना, केवल आप आर्टिकल मेंशन कर दीजिए और बहुत शॉर्ट में उस आर्टिकल में क्या है एक लाइन में वो बता के फिर आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर केवल ये पूछ सकता है, ये भी तो पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में हमारी सांस्कृतिक या प्राकृतिक विरासतों के संरक्षण के संबंध में क्या प्रावधान किए गए। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो अगर ये सीधे सीधे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए हैं, संवैधानिक प्रावधान के, तो फिर हमको डिटेल में बताना पड़ेगा। और अगर उस डिटेल में बताते समय हम अपने इन आर्टिकल्स को कोट कर देते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको कितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? तो इसको भी ध्यान रखते हुए चलिए कि इंडिविजुअली भी किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो एक एक मतलब ओवरऑल तैयारी इस तरीके से करके चलिए कि आपसे अगर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में भी पूछ लिया गया तो आप उसको लिख सके। और इसके लिए आपको अलग से तो कुछ नहीं पढ़ना है, तो आप लोगों ने पढ़ा ही है पॉलिटी में, है ना? तो सभी चीजें बेसिकली क्या है हमारी मेंस में, इंटरकनेक्टेड है। एक चीज पढ़ेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम दूसरी जगह, दूसरे पेपर में, दूसरे क्वेश्चन में कर सकते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि हम अपने दिमाग को खोल के पढ़ाई करें और चीजों को इंटरकनेक्ट करते हुए चलें। इंटरकनेक्शन दो लेवल पे होता है। पहला लेवल तो इंटरकनेक्शन का हो गया कि जब हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से इंटरकनेक्ट करते हैं, प्लस दूसरा हो गया करंट से इंटरकनेक्ट करना। तो करंट से भी इंटरकनेक्ट करते हुए हमको चीजों को चलते रहना है, और हम लोग इसी तरीके से पढ़ते हुए आगे चलेंगे। मैं करंट के एग्जांपल्स भी आपको देते हुए चल रहा हूँ, आप उसको इंक्लूड करते हुए चलिए प्लीज अपने साथ। ठीक है, और इसको कैसे उसमें बेटा, नहीं तो और इसको कैसे लगेगी एसी को, खराब भी हो जाए। और इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, ये आप तभी सीख पाएंगे जब आप उसको लिखेंगे साथ साथ। ठीक, तो ये हमारे पास जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बताई गई बातें, उसमें किए गए प्रावधान है। तो 51A में जो क्लॉज F है उसमें तो ये कहा गया है, और बेसिकली हमारी सामाजिक संस्कृति के बारे में बात की गई है। और इसके अलावा एक क्लॉज और है 51A की क्लॉज G। 51A की क्लॉज जी बेसिकली बात करता है प्राकृतिक विरासत के संरक्षण की, नेचुरल हेरिटेज के संरक्षण की बात करता है। और ये क्या करता है? ये कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या? टू प्रोटेक्ट एंड
improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures। तो ये भी प्राकृतिक जो विरासत उसके संरक्षण की बात करता है। हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो ये हिंदी में क्या कहेगा, ये कहेगा कि ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। क्या मूल कर्तव्य है? कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झीलें, नदियां और वन्य जीव आते हैं उनकी रक्षा करे और प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखे। जब रक्षा की बात आती है, करुणा की बात आती है, तो ये बेसिकली किस चीज के बारे में कह रहा है? उनके संरक्षण की बात कर रहा है। तो हम अगर देखें तो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 29 है, 29 का क्लॉज 1 बेसिकली, आर्टिकल 49 है डीपीएसपी में, और आर्टिकल 51A(F) और आर्टिकल 51A(G) जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में है, ये बेसिकली किस चीज के बारे में प्रोविजन कर रहे हैं? हमारी कल्चरल एज वेल एज नेचुरल हेरिटेज के कंजर्वेशन की बात ये कर रहे हैं। यहां तक कोई समस्या तो नहीं? नहीं से रिवर्स के बाद क्या लिखा है? कहां पर? ये इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। ठीक है सर। हाँ जी। सर हाँ जी, सामाजिक संस्कृति का मतलब ये हुआ कि जो हमारी संस्कृति में डाइवर्सिटी है ना। बिल्कुल सही। सामाजिक संस्कृति का मतलब सबको शामिल करते हुए कंपोजिट भारत की संस्कृति। मैंने कल भी बताया था कि ऐसी संस्कृति से बहुत सारी संस्कृतियों का मिला जुला रूप है, बहुत सारी यस। विविधता है। तो इन सभी को, किसी एक को नहीं, सभी को हमें संरक्षित करना है, सभी का हमको ध्यान रखना है। इसलिए कंपोजिट कल्चर, क्योंकि बहुत सारे कल्चर्स यस। का मिक्सचर है इंडियन कल्चर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। तो ये तो हो गया हमारे पास जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे कहता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमसे कहता है। एक सेकंड रुकिए, क्या कॉल है प्लीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वो प्रावधान जो संवैधानिक प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी बहुत सारे प्रावधान यहाँ पर करके गए हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो कल्चरल एज वेल एज नेचुरल जो हमारे हेरिटेजेस हैं उनको करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए अगर हम देखें तो एक जो नेचुरल नेचुरल की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। 1952 में, ये अगला पॉइंट है, 1952 में हमारे पास वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया, वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया गया, वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया, स्थापना की गई। और इस वन्यजीव बोर्ड का गठन करके जो हमारी नेचुरल हेरिटेज है, वन्य जीव से संबंधित जो हेरिटेज है, उसके संरक्षण की बात की गई। और इसमें ये कहा गया, वन्यजीव बोर्ड का काम बेसिकली क्या बताया गया? कहा ये बेसिकली सरकार को जो भी वाइल्ड लाइफ है, जो भी वन्य जीव हैं, उनके संरक्षण, उनके बचाव के संबंध में सुझाव देता है कि किस तरीके से उनका बचाव और उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये एक काम और करता है, ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि जो नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान, जो बर्ड सैंक्चुरीज हैं यानी कि जो पक्षी विहार हैं, बर्ड सेंचुरीज यानी कि पक्षी विहार हैं, और जो जूज है हमारे पास यानी कि जो चिड़ियाघर हैं, इनको किस तरीके से इनको बनाया जाए, राष्ट्रीय उद्यान का जो गठन है वो कहाँ पर किया जाना चाहिए, किसको दर्जा दिया जाना चाहिए, किसका एक्सपेंशन किया जाना चाहिए, कौन कौन से इलाके शामिल करने चाहिए, उनके संबंध में क्या योजनाएं बनानी चाहिए, इसके संबंध में भी उनको एडवाइस करता है, परामर्श देता है।
ठीक है, उसको परामर्श देता है। और इसी के परामर्श से 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत नेशनल पार्क्स की स्थापना की गई। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? इसको हटा दूं? सर एक मिनट इसको फिर से बोल दीजिए। 1952 में वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया गया, जिसका काम होता है जो वाइल्ड लाइफ है उससे रिलेटेड उसके तो यहाँ से सर 1972 में वन्य जीव सुरक्षा सुरक्षा अधिनियम सुरक्षा अधिनियम बनाया गया और इसके अंतर्गत नेशनल पार्क की स्थापना की गई, इसी के परामर्श से। ठीक है, क्लियर? यस सर। इसको हटा दूं? इसके अलावा कई सारे अधिनियम बनाए गए, कई सारी योजनाएं बनाई गई और उन अधिनियमों में प्रावधान किए गए। ये अधिनियम हमारे पास आजादी के पहले के भी हैं, ब्रिटिश एरा के भी हैं और आजादी के बाद के भी हैं। जैसे एक अधिनियम है भारतीय निधि व्यापार अधिनियम। अतुल जी, इसका इंग्लिश में नाम क्या है? इसका इंग्लिश नाम मैं बता दूंगा आपको। भारतीय निधि व्यापार अधिनियम 1876 है। इसमें कहा गया है, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, इसमें कहा गया कि अगर किसी पर्सन को अचानक से कोई चीज मिल जाती है, तो कोई भी चीज अगर उसको मिल जाती है तो उस चीज को वो खुद अपने पास नहीं रखेगा, खुद यूज नहीं करेगा, बल्कि उसको मिलने के बाद वो क्या करेगा, वो सरकार को सूचित करेगा, संबंधित अधिकारियों को सूचित करेगा। और ये बेसिकली क्यों किया गया, हम लोगों ने कल इसके बारे में बात की थी कि अगर किसी को अचानक से कोई खजाना मिल जाता है, कोई पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल चीज मिल जाती है, तो वो चीज कंजर्व हो सके, सरकार की निगाह में आ सके, इसके लिए प्रावधान किया गया है। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है, सरकार को जानकारी नहीं देता है, तो फिर उसके लिए दंडात्मक प्रावधान भी है, पेनल प्रोविजंस भी है, उसको सजा वगैरह देने के प्रावधान भी है। तो यहाँ पर कंपल्शन है कि अगर आपको अपने घर की खुदाई करते समय भी कोई ऐसी चीज मिल गई जिसकी आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, नेशनल इंपॉर्टेंस है, तो आपको जो रिलेटेड ऑफिसर्स हैं उनको वहां पर इन्फॉर्म करना जरूरी है इस अधिनियम के तहत। ठीक। और इसके अलावा जो भी आर्कियोलॉजिकल चीजें हमको मिलती हैं, जो भी पुरातात्विक विरासतें हमको मिलती हैं, पुरातात्विक विरासतें या पुरातात्विक जो भी चीजें हैं, उनका संरक्षण हो सके, उनका कंजर्वेशन हो सके, उनके कंजर्वेशन के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम है प्राचीन स्मारक एवं, एक सेकंड, एवं पुरातात्वीय स्थल अवशेष अधिनियम। जरूर से जरूर नाम देना है आपको। और इसका जो इंग्लिश में नाम है, वो इंग्लिश में नाम बेसिकली क्या है, इसका नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट, और ये आया है 1958। शॉर्ट में इसको शॉर्ट में इसको AMASR के एक्ट के नाम से जाना जाता है। AMASR एक्ट के नाम से इसको शॉर्ट में जाना जाता है। 1958 में आया और इसके अंतर्गत क्या काम किया गया कि जो पुरातात्विक खुदाइयां होती हैं, जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस वगैरह होते हैं, उनसे जो भी चीजें निकलती हैं, जो भी सामग्री निकलती है, जो भी एविडेंसेस निकलते हैं, जो भी चीजें निकलती हैं, जैसे कोई मूर्ति हो गई, कोई सिक्का हो गया, किसी इमारत के अवशेष वगैरह हो गए, तो ये कहा गया कि इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि उनकी सुरक्षा की जाएगी। इसमें ये प्रावधान भी किया गया कि कोई भी पर्सन
बिना गवर्नमेंट की अनुमति के, बिना सरकार की अनुमति के कोई भी पुरातात्विक खुदाई नहीं करेगा। ठीक, पुरातात्विक खुदाई या तो सरकार करेगी, या अगर किसी को करनी भी है तो वो सरकार की अनुमति से ही कर सकती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक एक प्राधिकरण बनाया गया, एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो जो भी मॉन्यूमेंट्स होंगे, जो भी साइट्स होंगी, जो भी प्लेसेस होंगे, उनका कंजर्वेशन करेगी, उनकी सुरक्षा करेगी। यह नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी का काम है, जो कि इसी AMASR एक्ट 1958 के अंतर्गत बनाया गया है। आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले एक साधु थे, एक संत थे, उन्होंने कहा था जमीन के अंदर टनों सोना गड़ा हुआ है। याद है? यस सर, सर बहुत पूरा उस पेपर टाइम में बहुत ओटीवी में ज्यादा। चला था, कानपुर में था शायद क्या सर? नहीं नहीं, उन्नाव में है। उन्नाव में, हाँ। हाँ, ठीक है, हमारे गांव के पास की जगह है। ठीक है, पास में है कानपुर से। क्या बोल रहे हैं? उन्नाव बहुत दूर नहीं है सर ना कानपुर से? ना ना, जुड़ा हुआ है बिल्कुल। जी जी। हाँ, तो वहां पर हुआ था कि टनों सोना, उनको केवल सपना आया था, और सपने के आधार पर सरकार ने वहां खुदाई शुरू कर दी, जो महीनों चलती रही, अंत में मिला कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये उसी तरीके की चीज ये थी। बेसिकली वो एक पुरातात्विक जगह थी जहां पर वो खुदाई होने वाली बात होनी थी, तो गवर्नमेंट को वहां पर आके खुदाई करनी पड़ी। लेकिन सोना वोना कुछ भी नहीं मिला। सोने की एक मतलब एक, जितना सोन नदी में सोना मिल जाता है उतना भी नहीं मिला। ठीक है, तो ये बेसिकली ये एक अधिनियम बनाए गए, एक हमारे पास भारतीय निधि व्यापार अधिनियम, जो पब्लिक को ये कंपेल करता है कि वो कोई भी अच्छी चीज मिलने पर सरकार को सूचित करेगा और सरकार उसका संरक्षण करेगी। दूसरा जो AMSAR एक्ट है वो क्या करता है कि कोई भी ऐसा खुदाई है वो सरकार की अनुमति के बिना नहीं होगी, सरकार उसकी खुदाई होगी, और जो भी उससे जो भी चीजें निकलेंगी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार के द्वारा की जाएगी। और इसके लिए उसने क्या बनाया? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण बनाया, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी गई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एक्ट्स हैं, अधिनियम हैं। ठीक, इसके अलावा सरकार ने कुछ योजनाएं भी शुरू करी हैं इसके लिए, और एक बहुत एग्जाम में पूछी जाने वाली योजना है, अक्सर हमारे पास प्री में उसको पूछ लिया जाता है, जिसका नाम है हृदय। हृदय के बारे में किसी को पता है ये हृदय योजना क्या है? किसी को फुल फॉर्म पता है इसका, हृदय का? पहले तो याद थी और नहीं। नहीं पता तो बोलिए नहीं पता। हेरिटेज सिटी डेवलप। हृदय योजना सर, ये जितने भी तीर्थ हैं उनके ऑगमेंटेशन के लिए, उनके बेहतरीकरण के लिए इसको लाया गया है। जैसे वाराणसी भी सर इसमें है, और यहाँ पे घाटों का जो है कंजर्वेशन किया गया है, और हरिद्वार भी शायद इस योजना में शामिल है सर। ठीक है, इसका इसका जो नाम पूरा है, नाम तो सर नहीं याद है, ये बेसिकली 21 पूरा नाम नहीं याद है। हाँ जी, 21 जनवरी 2015 को इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री ने, पंजाब के अमृतसर से इसको लॉन्च किया था। और इसका जो पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा, प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में आता है, इसका नाम है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना। ठीक है, 2015 में 21 जनवरी 2015 को ये शुरू की गई थी, और इसके लिए जो बजट रखा गया था वो 500 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया था। ठीक है, और इसमें 12 सिटीज को शामिल किया गया था। 12 सिटीज को शामिल किया गया था, और इसका जो बेसिकली उद्देश्य था वो ये क्या था कि ये जितने भी हमारे पास हेरिटेज सिटीज हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, इनका इंटीग्रेटेड
समावेशी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? विरासत स्थलों के एकीकृत, समावेशी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने का काम इसके अंतर्गत किया जाना था। इसके अलावा इसमें जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं जो उन डेजिग्नेटेड सिटीज में आ रहे हैं, जो 12 सिटीज हैं, उनमें जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनके रखरखाव का, उनका इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वहां का, उसको इम्प्रूव करने का, उसकी उन्नति करने का काम किया जाएगा। और ये प्रयास किया जाएगा कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो पर्यटक हैं वो पर्यटक वहां पर आए और इससे वहां का जो विकास है वो और बेहतर तरीके से हो और उन पर्यटकों को और ज्यादा बेहतर सुविधाएं वहां पर दी जाएं। तो अगर हम देखें तो ये इसके कई सारे हम इसके वो देख सकते हैं। पहला काम क्या है कि उनका वहां पर उनका विकास किया जाएगा। दूसरा काम वहां पर क्या है कि पर्यटन को बढ़ावा देना है। विकास भी किस तरीके का करना है? एकीकृत, समावेशी और टिकाऊ विकास करना है। और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का मैसिव बजट वहां पर, मैसिव परिव्यय वहां पर रखा गया था। जो 12 सिटीज हैं, अक्सर पूछ लेता है, मेरे ख्याल से भी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी सिटी हृदय में आती है और कौन सी नहीं आती है। तो यहाँ पर जो 12 सिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं? वाराणसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्री एज वेल एज फॉर द पर्पज ऑफ मेंस। ठीक है, वाराणसी हो गया, मथुरा है, पुरी है, गया है, द्वारका है, बादामी है, कांचीपुरम है, वेल्लक्किनी है, ठीक है, तमिलनाडु में है वेल्लक्किनी, अमरावती है, अमरावती आंध्र प्रदेश में है, और वारंगल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 12वीं है हमारी अमृतसर। ठीक, तो रोशनी पड़ता है, ये बेसिकली क्या हो गया हमारे पास? कन्याकुमारी में वहां पे। ठीक है, ये हमारे पास 12 हृदय सिटीज हैं। ठीक है, वैसे तो 12 ही हृदय सिटी हैं हमारे पास अगर हम लोग देखें, लेकिन अगर आप विकिपीडिया कुछ सोर्सेस को और देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया कि बाद में एक सिटी को इसमें और इंक्लूड किया गया और ये 13 हो गई। और जो 13वीं सिटी इसमें बाद में इंक्लूड करने की बात कही गई उसका नाम है वेल्लोर। ठीक है, क्लियर? तो ओरिजिनली 12 सिटीज, बाद में 13 सिटीज के 13 होने की बात कही गई। जो 13वीं सिटी का नाम यहाँ पर मिलता है उसका नाम क्या है? वेल्लोर उसका नाम है। तो ये जो हृदय योजना है वो हृदय योजना भी बेसिकली क्या है? नाम में ही हेरिटेज लिखा हुआ है, राष्ट्रीय विरासत विकास और संवर्धन योजना। तो ये भी हमारी विरासतों के संवर्धन, संरक्षण और उनके एकीकृत विकास के लिए बनाई गई एक योजना है। ये यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट है ही है, फ्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और दूसरी अलग जगहों पर भी इम्पोर्टेंट है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? सर मथुरा और वाराणसी। बिल्कुल सही, 2 हैं, मथुरा और वाराणसी, और हरिद्वार नहीं है इसमें रत्नशंकर जी। ठीक है जी, हाँ, तो ये बेसिकली सरकार के द्वारा उठाई गई योजनाएं हैं। अच्छा, सरकार के द्वारा अभी रिसेंटली एक और प्रयास किया गया है जिसमें सरकार ने कहा है कि एक योजना है जिसका नाम है अडॉप्ट अ हेरिटेज। अडॉप्ट अ हेरिटेज, विरासत स्थल को गोद लेने की योजना, जिसमें सरकार ने कहा है भाई देखिए सरकार के पास रिसोर्सेस सीमित है, सरकार के पास जो संसाधन है वो सीमित है, उन्हीं संसाधनों से उसको सारे काम करने हैं। तो सरकार अपने इन सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके अधिकतम करने की कोशिश करती है, उसी में उसको भ्रष्टाचार भी करना है ना। ठीक है, तो सरकार को बेसिकली अपनी उस सीमित जो संसाधन है उसको पता है, तो वो जो प्राइवेट सेक्टर है, जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है, उसको भी आमंत्रित करती है और ये कहती है कि भाई आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिए। और उसके लिए उसने अडॉप्ट अ हेरिटेज जो योजना है वो शुरू करी है, कार्यक्रम शुरू किया, और इसमें ये कहा है कि जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, कोई कंपनी हो सकती है, कोई दूसरी संस्था हो सकती है, तो वो संस्था सरकार के पास आए और सरकार से एक विरासत स्थल के संरक्षण का
जिम्मेदारी ले ले और उसके संरक्षण का काम करे, इसके बदले में उसको सरकार कुछ छूट वगैरह, कुछ बेनिफिट्स वगैरह दे सकती है। तो ये अडॉप्ट हेरिटेज जो कार्यक्रम है, ये अभी रिसेंटली कुछ समय पहले शुरू हुआ है, तो इसको आपको जरूर से जरूर वहां पर इंक्लूड करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये तो बेसिकली हमारे पास सरकारी प्रयास हो गए जो इनके संरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद जनता की भूमिका की बात करें तो मुझे बताइए, आप और हम मिलके क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी जो विरासत स्थल है वो संरक्षित रहे। बोलिए, अगर आप होंगे तो आप क्या काम करना चाहेंगे विरासतों को संरक्षण के लिए, किस तरीके से आप अपनी भूमिका यहाँ पर निभा सकते हैं। सर सबसे पहले तो जो कानून बने हैं उनको हम फॉलो करें अच्छे से, उसके संरक्षण के लिए जो भी बिल्कुल बिल्कुल योजनाएं बिल्कुल, जो। बिल्कुल फॉलो करना है, कानून को फॉलो करना है। ठीक है, आ, इसके अलावा अगर हमारी जानकारी में कोई ऐसी जगह आती है जो कोई विरासत स्थल हो सकता है, कोई पुरातात्विक स्थल हो सकता है, तो हमारा ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए किसको इन्फॉर्म करें, सरकार को इन्फॉर्म करें, अथॉरिटीज को। अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें कि अगर किसी भी व्यक्ति के जानकारी में कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आता है, कोई ऐसा स्थल आता है जिसका पुरातत्वीय महत्व हो सकता है, जो विरासत की कैटेगरी में आता है, तो वो सरकार को क्या करे, उसकी जानकारी दे। तो ये पहली हमारे पास भूमिका है, यानी कि हम उनकी पहचान में सरकार की सहायता कर सकते हैं। हमारे आसपास अगर कोई ऐसा विरासत स्थल है तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसकी रखवाली कर सकते हैं। रखवाली का मतलब ये नहीं कि वहां पर खड़े हो जाए बंदूक लेकर, किसी को आने ना दे, मतलब हमारी जानकारी में कोई उसको नुकसान ना पहुंचा सके। हमारे सामने अगर कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है तो हम उसको, जो अथॉरिटीज है उनको क्या करें, इन्फॉर्म करें या उसको रोकने का प्रयास करें, जिससे कि कोई उस जो स्थल है उस चीज को क्षतिग्रस्त ना कर सके। ऐसा नहीं कि हम उसको अनदेखा करके चल दें, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। और हमको तो फंडामेंटल ड्यूटीज में इसकी जिम्मेदारी भी देकर रखी गई कि हमारा ये काम है कि हम ना खुद करें ना किसी को करने दें, कोई चुरा ना सके, कोई क्षतिग्रस्त ना कर सके, कोई खराब ना कर सके। साथ ही साथ हम अपने आसपास, अपने परिवार, अपने दोस्तों और जिनसे भी हमारा संपर्क हो सकता है, उनको हम प्रोत्साहित करते रहे कि वो भी इन चीजों को इंपॉर्टेंस दे, उनको क्षतिग्रस्त ना करें। यानी कि जागरूकता जो है वो फैलाने का काम भी जनता के द्वारा, जो जागरूक लोग हैं उनके द्वारा किया जाना चाहिए, और लोगों को वो जागरूक करें, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ हम वन्य जीवों को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर हम कहीं पर घूमने जाते हैं, हम लोग अक्सर देखते हैं कि इतने सारे नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट है, दुधवा है, हम लोग घूमने जाते हैं तो उसको पिकनिक स्पॉट बना लेते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अगर वहां पर जाएं तो हमारे व्यवहार से वहां के पर्यावरण को, वहां की पारिस्थितिकी को, इकोलॉजी को, वहां का जो वन्य जीवन है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, वहां पर प्रदूषण ना फैले, पानी की बोतल लेके पानी पी के वहां पर प्लास्टिक ना फैलाएं। ठीक है, ना ही वहां पर जानवरों को परेशान करें। और अगर कोई ऐसा करता है तो इसके बारे में अथॉरिटीज को क्या करें, इन्फॉर्म करें। हम जनता है, हम इतना ही तो कर सकते हैं, है ना। जी। ठीक है, जी हम सर। खुद जागरूक रहें और हम दूसरों को जागरूक करें, और अगर कोई ऐसा काम हो रहा है तो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें, ना कि खुद एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाए। ठीक, तो ये जनता की भूमिका, और जनता की भूमिका यहीं तक सीमित है। और इसके बाद जो भूमिका शुरू होती है वो सरकार की शुरू होती है, जो अलग अलग योजनाओं के द्वारा, अलग अलग कानूनों के द्वारा, अलग अलग अधिनियमों के द्वारा और संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा इनके संरक्षण के काम कर रही है और करती रहेगी। ठीक है, हमारी, जैसे मैंने गंगा का एग्जाम्पल दिया था कि केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जनता की भी ड्यूटी है कि वो सरकार के कामों में सरकार की मदद करे और कोई ऐसा काम ना करे कि वो चीजें वहां पर खराब हो या गंदी हो। ठीक है, ऐसे ही कुछ यहाँ पर हमारे सामने संस्थाएं, कुछ संस्थान बनाए गए हैं इन चीजों के लिए। जैसे हमारे सामने एक आता है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इसका शॉर्ट नोट पूछ सकता है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद 1950 में इसका गठन किया गया था। और जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है, इसका काम क्या है, इसका काम है भारत व दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध व सूझबूझ की स्थापना करना।
वह सूझबूझ की स्थापना कर। ठीक है, ये इसका काम है। ठीक, और ये बेसिकली किसके अधीन काम करती है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे देश इन्वॉल्व है, तो कौन सा मंत्रालय होगा? MEA। विदेश मंत्रालय, बिल्कुल सही, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये विदेश मंत्रालय के अधीन है ये। ठीक, और इसके उद्देश्यों को नोट कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट नोट में या 125 मार्कर में ये आ सकता है। उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक, बोल दूं? बिल्कुल सही बात है अभिषेक जी। मैं बोल देता हूं, आप नोट कर लीजिए। इसका पहला उद्देश्य है सांस्कृतिक क्षेत्र में, हूं करते जाइएगा, ठीक है, जब लिख लें। सांस्कृतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय, सांस्कृतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना। सांस्कृतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना और उनका विकास करना, सांस्कृतिक संबंधों का विकास करना। ठीक, दूसरा उद्देश्य क्या है? नोट कर लिया ना, छूटा तो नहीं किसी का? बोलो आगे। बोलिए सर। सर ठीक है, दूसरा उद्देश्य है दूसरे देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित, दूसरे देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करना, नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करना और उनके क्रियान्वयन में भागीदारी करना, यानी उनके एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट करना, उनके एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट करना, ये उसका अगला उद्देश्य है। ठीक, क्लियर? यस सर। अगला आता है इसके कार्य, यानी कि फंक्शन। बहुत ज्यादा फंक्शंस नहीं है, फंक्शन बेसिकली जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो पहला फंक्शन ये है सर भारत, उद्देश्य यही दो। हाँ उद्देश्य यही। अगला है भारत सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से विदेशी छात्रों के लिए, विदेशी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स, यानी कि छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन करना। भारत सरकार की ओर से जो फॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स, कि वो भारत आ सकें और भारत आके भारतीय संस्कृति का या भारतीय संस्कृति से संबंधित विषयों का अध्ययन या उनकी स्टडी कर सकें, तो उसके लिए उनको स्कॉलरशिप वगैरह मिले, उसकी उसको तैयार, उसका काम करना इसका एक पहला काम। दूसरा काम है कि अगर कोई छात्रवृत्ति योजना संचालित करना, संचालन करना उनका, हाँ जी। दूसरा काम है कि अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट है, वो भारत में इंडियन डांसेस को, इंडियन जो म्यूजिक है या किसी भी इंडियन आर्ट को सीखना चाहता है, तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप स्कीम, यानी कि पढ़ने के लिए तो स्कॉलरशिप स्कीम पहले वाले पार्ट में आ गई, लेकिन किसी इंडियन आर्ट को सीखना चाहता है तो उस इंडियन आर्ट को सीखने के लिए भी उसको स्कॉलरशिप स्कीम मिले, इसका काम किसका है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का है। तो भारतीय नृत्य एवं संगीत सीखने हेतु विदेशी छात्रों को इस छात्रवृत्ति प्रदान करना इसका अगला जो है काम है। ठीक है, क्लियर? सर दोबारा बोल दीजिए कार्य। हाँ, दोनों कार्य की, दूसरा वाला कुसुम जी। सर स्टार्टिंग से कार्य। पहला है कि भारत सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से विदेशी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम, यानी कि छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन करना।
स्कॉलरशिप स्कीम यानी कि छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन करना। जी सर। दूसरा काम है कि अगर कोई विदेशी छात्र भारतीय कला जैसे नृत्य हो गया, संगीत हो गया, सीखना चाहता है तो उसके लिए भी छात्रवृत्ति संचालित करना, स्कॉलरशिप संचालित करना। जी सर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, आपने देखा होगा कि विदेशों में आप करंट में पढ़ते होंगे कि भारत महोत्सव मनाया जा रहा है ना। तो जो भारत महोत्सव होता है विदेशों में, ये भारत महोत्सव मनाने का काम भी इसी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग से किया जाता है। तो अगला इसका जो फंक्शन है, तीसरा फंक्शन है, वो ये है कि विदेशों में सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करना। विदेशों में सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करना, और इसका एग्जाम्पल क्या है? भारत महोत्सव। भारत महोत्सव। कितने फंक्शंस हो गए? 3। तीन। चौथा फंक्शन, चौथा फंक्शन है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में यानी कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में इंडियन सब्जेक्ट्स की स्टडी करवाना, यानी कि विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय विषयों के अध्ययन की व्यवस्था करना। विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय विषयों के अध्ययन की व्यवस्था करना। To arrange the study of Indian subjects in the foreign universities. ठीक है, तो ये इसके मेन फंक्शंस हैं। इसके अलावा भी कई सारे फंक्शंस इसके हैं, जैसे पुस्तकालयों की स्थापना करना। पुस्तकालयों की स्थापना के अलावा जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट परफॉर्मेंसेज हैं, इनका आदान प्रदान देशों के बीच में चलता रहे, इससे कल्चरल इंटीग्रेशन देशों के बीच में होता रहे। ये काम को करना भी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का काम होता है। ठीक है, तो ये एक कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। ठीक, क्लियर? अगला जो चीज हमारे पास आती है वो इम्पोर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको हम एक जगह और पढ़ेंगे, और वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। एक सेकंड, पेन खो गया। आप डाल लीजिए यूनेस्को। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, हाँ इसी में अगला हेरिटेज में ही है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हम लोगों ने कल बात की थी, कितनी है? 42। 42। 42। इसमें से कितनी कल्चरल है, कितनी नेचुरल है, और कितनी मिक्स्ड है? सर 7 नेचुरल है, 1 मिक्स है, और बाकी कल्चरल है। 34 कल्चरल। ठीक है, अच्छा तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। तो यूनेस्को बेसिकली, तो पहली बात तो यूनेस्को ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म किसी को पता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यस सर, यूनाइटेड स्टेट सर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, सोशल। ठीक है। और यूनेस्को की एक पहल है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की एक पहल है। बेसिकली हुआ क्या कि नवंबर 23 1972 में
यूनेस्को विश्व विरासत कन्वेंशन साइन की गई है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन साइन की गई थी। मैं इसी में लिख देता हूं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन साइन की गई थी, और ये साइन की गई थी 23 नवंबर 1972 में। कहां पर? पेरिस में। पेरिस कहां पे है? कैपिटल ऑफ फ्रांस। हाँ, कैपिटल ऑफ फ्रांस। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, कैपिटल की बात होगी तो एक सवाल पूछ रहे हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, टर्की की कैपिटल क्या है? सर इस्तांबुल। टर्की कैपिटल इस्तांबुल। सब सहमत है इस बात से? नहीं सर। नो सर। हम्म नहीं सर। हम्म क्या है फिर? दुनिया जो था उसकी थी वो तो अंकारा, सही है। तुर्की की अंकारा। अंकारा है, इस्तांबुल नहीं है। जी, इस्तांबुल उनका फेमस सिटी है। हाँ इस्तांबुल, हाँ बिल्कुल सही, इस्तांबुल नहीं है। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। खैर जब हम लोग पढ़ रहे थे वर्ड्स जियोग्राफी, तो वहां पर हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। खैर, तो पेरिस में ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन साइन की गई थी 23 नवंबर 1972 में। और मुझे अभी शायद उतना क्लियर नहीं, लेकिन 193 देशों ने इस कन्वेंशन पे साइन किया था। और इस कन्वेंशन का जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यानी कि ऐसी साइट्स जो विश्व विरासत स्थल बनने के लायक हैं, जिनकी एक ग्लोबल लेवल पे इंपॉर्टेंस हो सकती है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैनकाइंड के लिए, उनकी एक लिस्टिंग करना, उनकी लिस्ट बनाना, ये इसका उद्देश्य था। और इसमें अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर ये कहा गया जब वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में ये बात हुई कि हम वर्ल्ड की जो हेरिटेज साइट्स है उनकी लिस्टिंग करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पर क्या, जब उसको यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी उसकी लिस्टिंग कर रही है, तो यहाँ पर उस हेरिटेज साइट की अगर लिस्टिंग यहाँ पर किसी देश की हो जाती तो जाहिर सी बात है उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गया कि नहीं मिल गया। और जब उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गया तो उस इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के मिलने से अब वहां पर टूरिज्म और दूसरी एक्टिविटीज में इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अब तो वो दुनिया की नजरों में आ जाएगा अगर कोई दबा छुपा स्थल भी रहा होगा। तो अब यहां पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में ये कहा गया कि भाई हम तो जगह जगह पर सर्वे करने नहीं जाएंगे कि कहां पर है, तो जो देश है वो देश खुद ही हमको बताएगा कि हमारे यहाँ ये एक ऐसी साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में आने के योग्य है। तो अब हर देश क्या चाहेगा, अपने देश के मैक्सिमम जो प्लेसेज है उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की इस लिस्टिंग में शामिल करवाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि सीधी सी चीजें किससे कनेक्टेड हो जाती है, टूरिज्म से और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन से कनेक्ट हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो यहाँ पर अगर कोई भी देश अपनी किसी साइट की लिस्टिंग की बात करता है तो ऐसे ही थोड़ी ना शामिल कर लिया जाएगा, फिर तो कोई भी देश किसी को भी भेज देगा। तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए और उन स्टैंडर्ड्स पर जब वो खरी उतरती है तो उनके उन स्टैंडर्ड्स के पूरा करने के बाद ही उनकी वहां पर वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है साइट्स की उसमें उसको लिस्ट किया जाता है। और हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं इसमें। एक नेचुरल हेरिटेज की लिस्ट में आते हैं, कल्चरल हेरिटेज की लिस्टिंग है, और तीसरी हमारे पास जो दोनों के गुणों को शामिल करती है वो हमारे पास कौन सी हो जाती है, मिक्स्ड में आ जाती है। ठीक, अब यहाँ पर इसकी जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो क्राइटेरियाज हैं, वो वैसे तो बहुत सारे हैं। कुछ मेजर क्राइटेरियाज हैं, कुछ माइनर क्राइटेरियाज हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो कौन कौन से? तो पहला ये है कि वो सबसे पहली चीज, अगर वो सांस्कृतिक है, तो हम जानते हैं कि जो कल्चरल साइट होती है, कल्चरल हेरिटेज होती है, वो नेचर मेड होती है ना, कि मैन मेड होती है? मैन मेड होती है। कल्चरल हेरिटेज मैन मेड होती है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि कल जो सांस्कृतिक स्थल है वो मानव की प्रतिभा की मानव की रचनात्मकता की एक उत्कृष्ट उदाहरण होना चाहिए। ठीक, यानी कि कोई भी कल्चरल साइट की लिस्टिंग हम तभी करेंगे जब वो किसी वो ऐसी मैन मेड साइट हो, एक मैन मेड मॉन्यूमेंट हो, मैन मेड ऑब्जेक्ट हो, जो उसका जो रचनात्मक आर्टिस्टिक जो उसकी स्किल है उसकी वो उत्कृष्ट एक्सीलेंट रचना हो। पहला क्राइटेरिया कि वो एक्सीलेंट होनी चाहिए और उसके अंदर क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए ह्यूमंस की। ठीक है, इसके अलावा उसमें हम उसमें वास्तुकला हो सकती है,
प्रौद्योगिकी की वजह से उसमें वो एक्सीलेंस हो सकती है, वास्तुकला की वजह से यानी कि इसका जो आर्किटेक्चर की वजह से उसमें एक्सीलेंस हो सकती है, उसमें जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है उसकी वजह से उसमें एक्सीलेंस हो सकती है, या किसी टाउन प्लानिंग की वजह से उसमें एक्सीलेंस हो सकती है, या वो कोई ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कोई आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस अपने अंदर रखता है, तो वहां पर उसको शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली घुमा फिरा के सीधी सी बात है कि वो चीज ऐसी होनी चाहिए जिसकी इंपॉर्टेंस हो और वो रचनात्मकता का एक जीवंत उदाहरण। ठीक, ऐसे कई और सारे क्राइटेरिया जिसको हम जब इनको अलग से पढ़ेंगे वहां पर हम लोग इसको देखेंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया के 42 जो साइट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। ये बार बार दोहरा रहे हैं हम लोग, फिर से मैं बता देता हूं एक बार। इसमें कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड कैटेगरीज आती हैं। कल्चरल में कितने हैं हमारे पास? 34, नेचुरल में 7 हैं और मिक्स में कितना है? 1। अगर हम ग्लोबली देखें, वैश्विक स्तर पर देखें, तो लगभग 1199 टोटल साइट्स की लिस्टिंग है। और इन 1199 टोटल साइट्स में जो कल्चरल साइट्स, नेचुरल हेरिटेज साइट और जो मिक्स्ड साइट्स हैं उनमें 933 कल्चरल साइट्स हैं ग्लोबली, यानी कि सारी दुनिया का मिला के 933। नेचुरल की अगर बात की जाए तो 227 टोटल है, और मिक्स में अगर बात की जाए तो 39। तो ये ग्लोबली। और इन ग्लोबल हेरिटेज साइट्स में अगर हम बात करें तो जो मैक्सिमम साइट्स हैं वो कहां पर हैं, किसी को पता है? इटली। ठीक है, इटली की टोटल 59 साइट्स यहां पर लिस्टेड हैं। इटली के बाद आता है चाइना, चाइना की 57 साइट्स यहां पर हैं। और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं फ्रांस प्लस जर्मनी, जिनकी 54 साइट्स की लिस्टिंग है। इंडिया अगर देखा जाए तो इंडिया 6th नंबर पर आती है 42 साइट्स के साथ। क्लियर? कोई डाउट? अब ये कल्चरल हेरिटेज वाला पॉइंट हमारे पास यूपी स्पेशल में GS5 में भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम यूपी के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में टोटल 42 साइट्स हैं। इन 42 साइट्स में से 3 साइट्स जो हैं वो यूपी में है। और खास बात यह है कि यूपी में ये जो तीनों हैं ये तीनों एक ही शहर में हैं, आगरा में। फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और आगरा फोर्ट। ठीक है, तो इसका कंटेक्स्ट हम वहां भी ले सकते हैं अपने GS5 में, यूपी स्पेशल में, कि उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों के नाम बताइए या उनका वर्णन कीजिए या उनका उल्लेख कीजिए। तो इंडिया में टोटल 42 हैं, जिनमें से 3 यूपी में है। और वो यूपी में भी कहां पर है? आगरा में है। फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और आगरा का किला, ये 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूपी में हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, ये तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की एक टेंटेटिव लिस्ट भी होती है। टेंटेटिव लिस्ट होती है। टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है? संभावित सूची। संभावित सूची में क्या है कि एक देश, जैसे हम लोगों ने कहा कि देश नॉमिनेट करेगा कि हमारे यहाँ की ये साइट और इसको इंक्लूड होना चाहिए, तो वो जो देश ने वहां पर डाला है और जो अभी शामिल नहीं हुई हैं लेकिन भविष्य में शामिल की जा सकती हैं, उनकी जो लिस्ट होती है उसको टेंटेटिव लिस्ट बोलते हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को? टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है? ठीक। अब यूपी की जो 3 साइट्स हैं वो तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नेटवर्क में शामिल हैं, लेकिन टेंटेटिव लिस्ट में भी कुछ साइट्स हैं जो आज नहीं तो आगे चल के यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की जा सकती हैं। तो अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यूपी के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आता है तो आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो 3 है उनको तो बता ही दें, और अगर 200 मार्कर आता है तो टेंटेटिव लिस्ट में जो साइट्स है उनका भी उल्लेख कर दें। समझ गए इस बात को? 125 मार्क्स में तो नहीं कर 125 शब्दों में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 200 वर्ड्स वाले में हम इन टेंटेटिव लिस्ट में जो साइट्स हैं यूपी की उनका हम वहां पर मेंशन कर सकते हैं। और टेंटेटिव लिस्ट में जो साइट्स हैं यूपी की वो कौन कौन सी हैं? तो टेंटेटिव लिस्ट में हमारे पास है सारनाथ।
ये वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में है, सारनाथ है। इसके अलावा सिल्क रूट साइट्स हैं। इसके अलावा साड़ी वीविंग क्लस्टर्स हैं। और इसके अलावा वाराणसी रिवर फ्रंट है। वाराणसी रिवर फ्रंट है। टेंटेटिव लिस्ट में यूपी के 4 हैं। इनमें से सारनाथ तो यूपी में है ही, वाराणसी रिवर फ्रंट भी यूपी में है। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं टेंटेटिव लिस्ट की, यानी कि वो चीजें जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने के लिए डाली गई हैं, लेकिन अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आई नहीं है, लेकिन भविष्य में शामिल की जा सकती हैं। जिसमें यूपी की ये 4 साइट्स हैं, सारनाथ, सिल्क रूट साइट, सारी वीविंग क्लस्टर्स और वाराणसी रिवर फ्रंट। जिनमें 2 सारनाथ और वाराणसी रिवर फ्रंट तो प्लेसेस हैं जो यूपी में ही हैं। अब सिल्क रूट साइट का मतलब ये है, हम लोगों ने कल देखा था कि सिल्क रूट है जो इंडिया से होकर गुजरता है। तो सिल्क रूट से रिलेटेड जो भी साइट्स हैं वो केवल यूपी में ही तो कंसंट्रेटेड नहीं होंगी। ये सारी साइट्स उन सभी स्टेट्स में फैली होंगी जिन स्टेट से होते हुए सिल्क रूट गुजरता है। तो सिल्क रूट साइट्स में उन सभी स्टेट्स की साइट्स को लिस्ट किया गया है जहां से सिल्क रूट गुजरता था, और उनमें यूपी भी शामिल है। तो यहाँ पर वेरियस स्टेट्स हैं और उन वेरियस स्टेट्स में यूपी भी है, तो इसलिए यूपी में हम लोगों ने इसको रखा। अब वो वेरियस स्टेट्स कौन कौन सी हैं, ये पॉइंट इसलिए भी ध्यान रखिए क्योंकि सिल्क रूट कहाँ कहाँ से किस किस स्टेट से गुजरता था वो आपके ध्यान में रहेगा। तो यहाँ पर सिल्क रूट में हमारे पास बेसिकली क्या है, बिहार की साइट्स हैं, जम्मू कश्मीर की साइट्स हैं, महाराष्ट्र की साइट्स हैं, पुडुचेरी की साइट्स हैं, पंजाब की साइट्स हैं, तमिलनाडु की साइट्स हैं और यूपी की साइट्स हैं। तो इसलिए यूपी यहां पर है। क्लियर है? ऐसे ही साड़ी वीविंग क्लस्टर, हमारे देश में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो अपने यहाँ की खास साड़ियों के लिए मशहूर है, जैसे बनारस की साड़ी। मध्य प्रदेश में एक जगह है महेश्वर की साड़ी होती है। ऐसे ही आसाम की भी अपनी एक अलग विशिष्ट प्रकार की साड़ी होती है जो वहां पर बनाई जाती है। तो इन सारी क्लस्टर में वो सारी साइट्स आ जाती हैं जहाँ की साड़ियों की अपनी एक विशिष्ट पहचान है, तो वो भी टेंटेटिव लिस्ट में। और जाहिर सी बात है कि ये क्लस्टर केवल यूपी में नहीं है, यूपी के बाहर के भी क्लस्टर्स इसमें शामिल होंगे। तो सारी विविंग क्लस्टर में कौन कौन सी स्टेट्स आ जाती हैं, तो एमपी का महेश्वर वगैरह, यूपी बनारस वगैरह, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और आसाम। तो सारी विविंग क्लस्टर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और आसाम के क्लस्टर को शामिल किया गया है। और क्योंकि इसमें यूपी भी है तो हम लोगों ने यहाँ पर यूपी में भी इसको रखा। सर तमिलनाडु इसमें नहीं है, कांजीवरम और ये नहीं, तमिलनाडु इसमें नहीं है। इसमें केवल मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और असम। ठीक है, जो टेंटेटिव लिस्ट में सारी विविंग क्लस्टर्स है उसमें यही हमारे पास 5 स्टेट्स हैं, तमिलनाडु नहीं है। यहां तक कोई समस्या तो नहीं? क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, तो ये हमारे पास जो विरासत से रिलेटेड हेरिटेज वाला सेक्शन था वो खत्म हो जाता है। और थोड़ा सा हम लोग के पास बचा हुआ है, जैसे हम लोग अब अगली क्लास में जो है वो पढ़ेंगे कि जो साइंस है, जो लिटरेचर है, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि हड़प्पन एरा में जो साइंस थी, हड़प्पन एरा में जो टेक्नोलॉजी थी, उसके बारे में बताइए। ठीक है, ऐसे ही गुप्त कला को स्वर्ण काल कहते हैं, या गुप्त कला में साहित्य के विकास पर ध्यान बताइए, या गुप्त काल में हमारे पास प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ। इस पर कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम लोग एक क्लास इसकी लेके इस पोर्शन को भी फिनिश कर लेते हैं अगले में। ठीक है, तो आज इतना हम लोग रखते हैं। और आपको संडे का टेस्ट आपको पता ही है, तो संडे को टेस्ट प्लीज सब लोग दीजिएगा, आइएगा जरूर से जरूर, लाइव में टेस्ट दीजिएगा। ठीक है,
तो इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, इजाजत है। ठीक है सर। हाँ ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। नाइट।